अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या एंड ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स और अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शन के जो इफेक्ट्स हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे इफेक्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन बाय एडिंग अप व्हाट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से बिलोंग टू अ बिजनेस एंड डिडक्टिंग व्हाट they say the business owes, you can identify what a business is worth according to those accounting records। जो भी डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी इन आउट होता है बिजनेस में, उसके हवाले से वो ट्रांजैक्शन जो है इफेक्ट करते हैं एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल पे। कंडीशंस में से यही मालूम कर सकते हैं कि हमारे टोटल एसेट्स कितने कितने हैं, टोटल लायबिलिटी कितने हैं और टोटल कैपिटल कितना है। द होल फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन दिस वेरी सिंपल आइडिया, इट इज़ नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। जो बेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एक ही है, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बाकी जो नीचे वाली दो हैं उनको हमने ड्राइव किया है इसी एक में से, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। टोटल एसेट्स अगर मालूम करने हैं बिजनेस के तो लायबिलिटी और कैपिटल को हम प्लस करेंगे तो टोटल एसेट्स मालूम हो जाएंगे। और अगर कैपिटल बिजनेस का निकालना है टोटल एसेट्स में से जितने भी लायबिलिटीज हैं वो माइनस कर देंगे एसेट में से, तो आपको कैपिटल मिल जाएगा। और लायबिलिटी अगर मालूम करनी है कि बिजनेस के ऊपर जो है कर्जा कितना है तो एसेट्स में से माइनस कर देंगे टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कैपिटल माइनस कर देंगे, आपको टोटल लायबिलिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड है, द टोटल ऑफ द बोथ साइड विल ऑलवेज इक्वल ईच अदर। हमेशा एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा जो है इक्वल होगी। द टोटल ऑफ द बोथ साइड विल ऑलवेज इक्वल ईच अदर। लायबिलिटी और कैपिटल को जब भी प्लस करेंगे तो इक्वल्स टू एसेट आएगी हमेशा। एंड दैट दिस विल ऑलवेज बी ट्रू नो मैटर हाउ मैनी ट्रांजेक्शन देयर मे बी, द एक्चुअल एसेट्स कैपिटल एंड लायबिलिटी में चेंज। ये कोई मैटर नहीं करता कि आपकी कितनी भी ट्रांजेक्शन्स हों या कितनी भी फिगर्स जो हैं एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की या एसेट कैपिटल की चेंज हो जाएं, मगर इक्वेशन जो है वो हमेशा इक्वल होगी। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू एसेट, हमेशा इक्वेशन जो है वो इक्वल होगी। बट द टोटल ऑफ द एसेट विल ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ द कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ट्रांजेक्शन कितनी भी हो जाए या वेरिएशंस, लायबिलिटी की फिगर में कितनी भी वेरिएशन हो, एसेट की फिगर में कितनी भी वेरिएशन हो, कैपिटल की फिगर में कितनी भी वेरिएशन हो, द एक्चुअल एसेट कैपिटल एंड लायबिलिटी में चेंज, फिगर्स में चेंज हो सकता है, बट द टोटल ऑफ द एसेट विल ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ द कैपिटल एंड लायबिलिटी। द बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस शीट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, टोटल कितने लायबिलिटीज हैं और कितने कैपिटल है एट द पॉइंट इन टाइम। इन अदर वर्ड, it presents a snapshot of the organization at the date for which it was prepared। जिस डेट पे बैलेंस शीट बनाई जाती है उसी डेट की स्नैपशॉट होता है, ऑर्गेनाइजेशन की स्नैपशॉट होता है बैलेंस शीट। उसी में से हम मालूम करते हैं कि हमारे बिजनेस में एसेट्स, लायबिलिटी और टोटल कैपिटल कितने हैं। द बैलेंस शीट इज नॉट द फर्स्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू बी मेड, नॉट द फर्स्ट दैट you will learn how to do, but it is an convenient place to start a consider accounting। बैलेंस शीट जो है वो एंडिंग फेज है अकाउंटिंग का। ये बैलेंस शीट जो है आगे चल के हम क्लियर करेंगे इसको, ये फर्स्ट स्टेप नहीं है, ताकि हम अभी से स्टार्ट कर सकें। ट्रांजेक्शंस इफेक्ट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजेक्शन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे कैसे इफेक्ट करती है। एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे तो एसेट्स पे ही इफेक्ट करेंगे, मतलब कोई और चीज़ पे इफेक्ट नहीं करेंगे। एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे, जब भी डिक्रीज होंगे बिजनेस में से, तो एसेट पे ही इफेक्ट करेंगे। लायबिलिटीज जो है जब भी इंक्रीज हुई बिजनेस के ऊपर, लायबिलिटी इंक्रीज हुई या बिजनेस से डिक्रीज हुई लायबिलिटी, तो जो भी हुआ, जो भी इफेक्ट हुआ इंक्रीज या डिक्रीज,
वो लायबिलिटी पे ही इफेक्ट करेगा। मगर कैपिटल जो है वो वाई हेड ऑफ अकाउंट है। जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल जो है इंक्रीज होगा, प्रॉफिट या इनकम होगा तो कैपिटल हमेशा इंक्रीज होगा। लॉस हुआ बिजनेस को, कोई एक्सपेंस हुआ या बिजनेस में से ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए पैसे उठा रहा है, कोई चीज़ उठा रहा है, तो हमेशा कैपिटल डिक्रीज होगा। लॉस, एक्सपेंसेस या ड्राइंग, इन तीनों में से जो भी हुआ तो कैपिटल हमेशा डिक्रीज होगा, और प्रॉफिट या इनकम जब भी हुआ तो कैपिटल हमेशा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे इफेक्ट करती है अकाउंटिंग इक्वेशंस को, अकाउंटिंग इक्वेशंस के एलिमेंट्स को कैसे इफेक्ट करती है। आइए एग्जांपल लेते हैं। ऑनर pays ऑनर pays कैपिटल इनटू द बैंक। ऑनर जो है वो पेड कर रहा है कैपिटल इनटू द बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है अपना कैपिटल। सपोज कीजिए ऑनर फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस, और वो जो बिजनेस है उसके नेम से, बिजनेस के नेम से बैंक अकाउंट, बैंक में एक अकाउंट ओपन करा रहा है, और उसी अकाउंट में ऑनर जो है डिपॉजिट करा रहा है कैश बिजनेस के ही हवाले से। बैंक में डिपॉजिट कराने से पहले ज़ीरो बैलेंस था क्योंकि न्यू अकाउंट था। तो जब भी उसमें डिपॉजिट हुआ तो आपका बैंक जो है वो क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ। आपका बैंक एसेट है, इस वजह से इफेक्ट जो आएगा वो एसेट पे आएगा। दूसरा इफेक्ट जो आएगा वो कैपिटल पे आएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। और किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपने एक न्यू अकाउंट खुलवाया है बैंक में, और बिजनेस के ही नेम से अकाउंट है, तो ये इन्वेस्टमेंट हुई ऑनर की तरफ से। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा भी था कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में भी हमने पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है बाय गुड्स बाय चेक। गुड्स जो है वो परचेज किए जा रहे हैं बाय चेक, चेक के थ्रू, चेक के ज़रिए। तो गुड्स जो है वो आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि बाय हो रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस में गुड्स लेके आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं। इसका मतलब है गुड्स आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं, और गुड्स का जो एलिमेंट है वो है एसेट। तो एसेट जो है वो आपके बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड है बाय चेक। थ्रू चेक के ज़रिए जो है वो आप पेमेंट कर रहे हैं। तो चेक जो है वो ज़ाहिर है जिस बंदे को आप चेक दोगे वो चेक जो है जाएगा लेके बैंक में, और बैंक में से कैश निकलवा लेगा। तो बैंक में जो आपका कैश पड़ा हुआ है वो डिक्रीज हो जाएगा, बैंक भी आपका एसेट है और एसेट डिक्रीज हो जाएगा। तो सेकंड ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट हैं, बैंक आपका डिक्रीज हो रहा है और गुड्स जो है आपके इंक्रीज हो रहे हैं। बिजनेस में गुड्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि हमने परचेज किए, गुड्स आपके बिजनेस में आ रहे हैं। और बैंक का जो कैश है या बैंक का जो बैलेंस है वो आपका डिक्रीज हो रहा है क्योंकि थ्रू चेक आपने पेमेंट की है। और दोनों जो है आपके एसेट्स है, गुड्स भी एसेट्स है, चेक भी एसेट है। गुड्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और बाय चेक जो है बैंक बैलेंस जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। थर्ड है बाय गुड्स ऑन क्रेडिट। सेकेंड ट्रांजेक्शन में हम गुड्स ले रहे थे बाय चेक, ठीक है, तो आपका बैंक जो है वो डिक्रीज हो रहा था। थर्ड ट्रांजेक्शन में है बाय गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो गुड्स जो है आपके बिजनेस में आ रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, गुड्स आ रहे हैं, मतलब गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं।
और गुड्स का जो एलिमेंट है वो एसेट है। तो एक तो एसेट जो है आपका इंक्रीज हो रहा है। दूसरा इफेक्ट क्या है, कह रहा है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे आप जो है वो गुड्स ले रहे हैं। उधार पे जब भी आप लेंगे तो आपका लोन इंक्रीज होगा, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, कर्जा आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपको पहले कुछ भी किसी को नहीं देना था। आपको पहले कुछ भी किसी को नहीं देना था कर्जा, अब आप उठा रहे हैं ऑन क्रेडिट पे, तो आपका कर्जा जो है वो बढ़ेगा। तो एक तो आपके गुड्स आपके बिजनेस में आ रहे हैं, गुड्स आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। और सेकंड इफेक्ट जो आ रहा है वो लायबिलिटी, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, आपका कर्जा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऑन क्रेडिट पे, उधार पे आप जो है गुड्स ले रहे हैं। नंबर 4 है सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सेल कर रहे हैं गुड्स ऑन क्रेडिट पे। गुड्स सेल कर रहे हैं तो गुड्स आपके बिजनेस से आउट हो रहे हैं, आपके बिजनेस से जाएंगे, क्योंकि आप कस्टमर को गुड्स देंगे, आपके बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स आपके डिक्रीज होंगे। और गुड्स का जो एलिमेंट है वो एसेट है। तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन में जो अकाउंट है एसेट, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गुड्स आपके बिजनेस से जा रहे हैं तो एसेट डिक्रीज होगा। ऑन क्रेडिट सेल कर रहे हैं मगर ऑन क्रेडिट पे कर रहे हैं, उधार पे सेल कर रहे हैं, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि पहले किसी भी कस्टमर से आपको कुछ भी नहीं लेना था, रिसीवेबल ज़ीरो था, किसी भी कस्टमर से ज़ीरो था, किसी भी कस्टमर से आपको कुछ नहीं लेना था, क्योंकि ऑन क्रेडिट पे पहले आपने सेल नहीं किया हुआ था। अब सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट पे, तो रिसीवेबल जो है इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले रिसीवेबल ज़ीरो था, किसी से भी आपको कुछ भी नहीं लेना था। अब कस्टमर को आपने ऑन क्रेडिट पे सेल किया हुआ है, सपोज 500 की आपने सेल की ऑन क्रेडिट पे, तो वो 500 आपको लेने हैं। पहले 500 क्या था, ज़ीरो था, कुछ भी नहीं लेना था, अब इंक्रीज हो रहा है, वो आपको लेने हैं। तो वो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो भी आपका एसेट है। एक एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज क्या हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल, जो आपको पैसे लेने हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और ऑन गुड्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि गुड्स जो है आपके एसेट है और आपके बिजनेस से जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं आप। 5 है सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश। गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं फॉर कैश या चेक। तो गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं बाय चेक। गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स आपका एसेट है, और एसेट जो है सेल कर रहे हैं आपके बिजनेस से जा रहा है, हमने कस्टमर को दे दिए, आपके आपके बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं, तो एक एसेट जो है गुड है, गुड्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। फॉर कैश, कैश पे हमने सेल किया और कैश हमने ली कस्टमर से, तो कैश जो है वो उठा के हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो ये क्या हो रहा है, बैंक हमारा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जो गुड्स हमने सेल किए थे वो कैश उठा के हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, और बैंक हमारा जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें भी एक एसेट जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, एक एसेट जो है आपका इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कौन सा एसेट हो रहा है, बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो कैश जो है आपको आपने उठा के बैंक में डिपॉजिट करा दिया और बैंक आपका इंक्रीज हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, गुड्स आपके बिजनेस से जा रहे हैं, तो गुड्स आपके एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं। पे टू क्रेडिटर, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था क्रेडिटर्स और डेप्टर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स वो बंदा जिसे हमें पे करना हो, हमारा सप्लायर या हमारा वेंडर, वो वेंडर वो सप्लायर जिससे हमें पे करना हो, तो उसे, या जिससे हमने उधार पे सामान लिया हो, तो उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। 6 है पे क्रेडिटर, ठीक है।
तो हम क्रेडिटर को पे कर रहे हैं बाय चेक, चेक के ज़रिए। तो क्या हो रहा है, हमारा जो बैंक है, जो हमने चेक दिया, सपोज हमने अपने क्रेडिटर को चेक दिया और वो चेक जो है उठा के बैंक में गया और बैंक से उसने कैश ले लिया, तो हमारा क्या होगा, बैंक जो है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि बैंक से पैसा निकल गए। बैंक आपका एसेट है, एसेट डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा, और आपकी लायबिलिटी, आपके ऊपर जो कर्जा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने अपने क्रेडिटर को पेड कर दिया, उसको पैसे दे दिए या उसको चेक दे दिया। तो जब दे दिया तो आपकी लायबिलिटी जो है, कर्जा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इसमें दो इफेक्ट हो रहे हैं आपका, एक तो एसेट डिक्रीज हो रहा है। कौन सा एसेट डिक्रीज हो रहा है, बैंक। बैंक में जो पैसे पड़े थे वो बैंक बैलेंस जो था वो डिक्रीज हो गया आपका, क्योंकि आपने उसी में से, बैंक में से आपने दे दिए, बैंक में से आपने चेक दे दिया या बैंक में से दे दिया। दूसरा है लायबिलिटी, कर्जा आपका डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने उसको चेक दे दिया। 7 है डेप्टर्स पेज मनी ओइंग बाय चेक। कस्टमर, जिस कस्टमर को हमने सेल किया था ऑन क्रेडिट पे, अभी वो क्या कर रहा है, अभी हमें जो है वो पेमेंट कर रहा है बाय चेक, थ्रू चेक के जरिए। डेप्टर्स पेज मनी ऑन बाय चेक, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहा है। तो वो हमने चेक उठा के बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक जो है आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो चेक जो है डिपॉजिट हो गया। बैंक में कैश जो है या बैंक में जो बैलेंस है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। और डेप्टर जो हमें पे कर रहा है, अब हमारा जो रिसीवेबल अकाउंट है, जो पैसे हमने हमने उससे रिसीव करने थे, वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। सपोज 500 रुपीज़ रिसीवेबल थे, अब उसने जो है 300 रुपीज़ दे दिए, तो बकाया जो है कितने रहे, 200 रुपीज़। तो क्या हो रहा है, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, 500 से 200 पे आ गया। तो ये दोनों एसेट्स हैं, एक एसेट जो है इंक्रीज हो रहा है। कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने, आपके कस्टमर ने चेक दिया और चेक आपने उठा के बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक में जो बैलेंस है वो आपका इंक्रीज हो गया। और सेकंड जो है डेप्टर अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपका डिक्रीज हो गया क्योंकि 500 पहले लेने थे, अब आपको 200 लेने हैं, 300 का आपको चेक मिल गया, तो 200 आपको रिसीव करने हैं बकाया, तो आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डिक्रीज हो गया। एक एसेट इंक्रीज, एक एसेट डिक्रीज। नंबर 8 है ऑनर टेक्स मनी आउट ऑफ द बिजनेस बैंक अकाउंट फॉर ऑन यूज। लास्ट लेक्चर में यही हमने पढ़ा था कि पर्सनल यूज़ के लिए अकाउंट, पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर जब भी अपने बिजनेस से पैसे निकालेगा तो हम उनको, उसको ड्राइंग कहेंगे, और ड्राइंग जो है हमेशा कैपिटल को डिक्रीज करता है। तो ऑनर अपने यूज़ के लिए बैंक से पैसे निकाल रहा है, तो बैंक जो है वो आपका बिजनेस का एसेट है, बैंक में से पैसे निकल रहे हैं तो बैंक आपका डिक्रीज हो जाएगा, बैंक का अकाउंट एसेट है, एसेट डिक्रीज हो जाएगा। और दूसरा आपका कैपिटल भी डिक्रीज होगा क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, ऑनर ने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो निकाल रहा है, तो कैपिटल डिक्रीज होगा। ऑनर जब भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।